Hello everyone, this is Mithilesh Yadav here, and today we are starting the very important subject that is solid mechanics, which is also known as strength of materials. इसको strength of materials भी बुलाया जा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही बेसिक से। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो बन के समझेंगे, जीरो से हीरो हम आपको बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। कोई अगर आपसे पूछे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मतलब बताओ, कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मतलब बताओ, तो ही विल सिंपली से मटेरियल्स की स्ट्रेंथ। बट स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो, दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी चीज़ की फेलियर की बात करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बीम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक बीम है, ये फेल हो सकता है, समझो कंसेप्ट समझना। अगर मैं आपसे पूछूं ये बीम है, फेल हो सकती है, तो फेल होने का मतलब हमेशा दो चीज़ें होती हैं। फेल होने का मतलब हमेशा दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट फेल्योर कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एंड सेकेंड थिंग इज फेल्योर कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसको हम लोग दो पार्टों में तोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्टों में तोड़ देते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और दूसरा पार्ट जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स होता है वो तीन होते हैं। या तो कोई भी मैटर जो है सॉलिड में होगा, या तो कोई मैटर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। यही तीन मैटर्स होते हैं किसी भी मटेरियल्स का जो स्टेट होता है, यही तीन चीज़ होती है, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। तो जो हम लोग सॉलिड की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और जो लिक्विड और गैस का जो स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि लिक्विड और गैस जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, उसमें मोशन होता है, तो इसलिए दोनों को एक कैटेगरी में रख के उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और जो हमारे पास ये जो सॉलिड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मोशन नहीं होता है इसके मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेपरेटली पढ़ते हैं। तो जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है उसको अगेन हम दो पार्टों में तोड़ लेते हैं। कि जो हमारे पास सॉलिड बॉडी होता है, या तो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। डिफॉर्मेबल का मतलब वो बॉडी इलास्टिक होगा, डिफॉर्मेशन होगा, उसके उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। सिंपली कि यदि हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस जब उस बॉडी पे लगेगा तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिफॉर्मेशन बॉडी। तो जो डिफॉर्मेशन बॉडी होता है, डिफॉर्मेशन बॉडी को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरे टाइप का जो बॉडी होता है वो क्या होता है? रिजिड बॉडी होता है। तो रिजिड बॉडी को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं? किस में पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग कौन से बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं? हमेशा हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। और जो मैकेनिक्स होते हैं उस मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो जो रिजिड बॉडी होते हैं या तो स्टैटिक होगा या तो फिर डायनामिक होगा। स्टैटिक का मतलब जो होता है कि बॉडी जो है रेस्ट में है, और डायनामिक का मतलब जो होता है बॉडी जो है मोशन में है। स्टैटिक मीन्स ये होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट, और डायनामिक जो होता है बॉडी इज इन मोशन। तो जो डायनामिक होता है उसमें भी दो पार्ट होता है। या डायनामिक जो होते हैं या तो फिर काइनेमैटिक्स होगा या फिर काइनेटिक्स होगा। काइनेमैटिक्स का मतलब हो जाता है डीलिंग विथ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, और काइनेटिक्स जो होता है वो होता है वी आर डीलिंग विथ मोशन बट बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का मतलब जो होते हैं जो फोर्सेस वगैरह होते हैं, तो इसमें जो मोशन के जो कॉज होते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं काइनेटिक्स में। और जो काइनेमैटिक्स होते हैं उसमें हम जो कॉज होते हैं मोशन होने का उस कॉज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्टैटिक का मतलब सिंपली हो गया कि बॉडी रेस्ट में है, और डायनामिक जो होते हैं वो बॉडी मोशन में होते हैं। तो ये हमको मैकेनिक्स का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या। सिंपल कुछ बेसिक टर्म है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ताकि इजीली जो आगे जो है रिलेशन बनाने में जो कंसेप्ट डेवलप होगा वो आसानी होगा समझने में, जो कनेक्शन होगा उसको समझने में आसानी होगा। तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट और रिजिड बॉडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ state of the rigid body under the application of external force. It is the study of state of the rigid body under the application of external force. इसका मतलब क्या हुआ? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा रिजिड बॉडी पर, तब उसकी स्टेट क्या होगी?
जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, ये कोई मान लेते हैं ये हमारा बॉडी है, इसके ऊपर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी का जो होगा स्टेट क्या होगा। तो स्टेट का मतलब होता है बॉडी की कंडीशन क्या होगी, मतलब बॉडी या तो रेस्ट में होगा या तो फिर मोशन में होगा। स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी होगा या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। बॉडी यदि रेस्ट में होगा तो क्या होगा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यदि मोशन में होगा तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी मोशन में होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो जब भी इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्या स्टेट होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इसमें जो है मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो भी टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टडी हो गया, स्टेट हो गया, रिजिड बॉडी हो गया और एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो अब समझते हैं कि स्टडी क्या होता है। स्टडी जो होता है, स्टडी एक प्रोसेस होता है। स्टडी एक प्रोसेस होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला ऑब्जर्वर होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है एंड तीसरा जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वर होता कौन है, ऑब्जर्वर जो होता है लाइक यू एंड मी। ऑब्जर्वर कौन होता है, लाइक यू एंड मी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है। और ऑब्जर्वेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टडी चलती है, यहाँ पे कोई स्टडी चल रही, ये मान लेते हैं कि मैं हूँ या फिर आप हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो ये जो होता है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ से स्टडी करते हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टडी का मतलब होता है, स्टडी एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन होता है। तो इंजीनियरिंग जो ये रिजिड बॉडी हो गया, रिजिड बॉडी। स्टडी का मतलब तो समझ के, स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब क्या हो जाता है, कंडीशन ऑफ ए बॉडी। और जो हमारे पास जो एक रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी का मतलब ये हो जाता है कि इसके ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो ये बॉडी जो होता है डिफॉर्म नहीं करेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं रिजिड बॉडी। एक ऐसा बॉडी एग्जाम्पल समझिए कि ये बॉडी है, इसके ऊपर जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स में भी टेंसाइल और या कंप्रेसिव, ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकते हैं या फिर टेंसाइल फोर्स भी हो सकते हैं, कोई भी फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो जब ये कोई एक्सटर्नल बॉडी पे यदि हम फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी है उसके ऊपर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोल देते हैं उसको हम, रिजिड बॉडी। ठीक है, इट मीन्स द बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। जब कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स उस पे लगाएंगे तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़नी होती है, ना कि केमिकल क्वांटिटी के बारे में, ना ही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो तो बायोलॉजिकल क्वांटिटी है तो उसके बारे में। कभी कभी तो लोग इमोशनल क्वांटिटी की भी बातें करने लग जाते हैं। मैकेनिक्स में ना हमें इमोशंस पढ़ना है, ना केमिकल, ना उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, हमको इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। जो हमारे पास पहला जो था वो रिजिड बॉडी था और दूसरा टाइप का जो बॉडी है हमारे पास कौन सा है, इलास्टिक या डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है इट इज ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब इस बॉडी पे, ये बॉडी है, इसके ऊपर जब मान लेते हैं हम ये फोर्स लगाएंगे, यहाँ समझिए कि ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो है बॉडी का शेप कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो। ठीक है, जब ये हम फोर्स रिमूव कर देंगे तो ओरिजिनल फिर से ये इसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में पहले था, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जो होता है या तो लीनियर इलास्टिक बॉडी होगा, स्टेबल अनस्टेबल, या फिर नेचुरल कंडीशन में होगा, या फिर दूसरा बॉडी जो होता है नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी होता है। तो क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ जब पढ़ेंगे, उसके बारे में वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि कौन सा बॉडी जो होता है लीनियर होता है, कौन सा नॉन लीनियर होता है। सिंपल यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये यदि कोई ग्राफ है तो यदि स्ट्रेट लाइन हो रहा है इस मटेरियल का स्ट्रेस, ये आपका हो गया स्ट्रेन और ये स्ट्रेन स्ट्रेस का जो ग्राफ होगा तो सिंपली स्ट्रेट लाइन जो होगा उसको हम बोल देते हैं लीनियर इलास्टिक। और जब हमारा एक कर्व फॉर्म होने लगता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी।
और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। या तो फिर जो फ्लूइड होगा या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। फ्लूइड में जो होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये जो मान लेते हैं इसके अंदर जो लिक्विड होते हैं वो मूव करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, उसके अंदर मोशन होता रहता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम गैस और लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था कुछ बेसिक चीज़ें जिसके बारे में जाननी जरूरी थी कि कौन फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ने होते हैं, मैकेनिक्स में क्या पढ़ने होते हैं और सॉलिड मैकेनिक्स में क्या पढ़ने थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में हमको जाननी जरूरी थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट होता है जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इससे पहले हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये जो मटेरियल्स है, मतलब हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले तो पहला जो होता है, पहला चैप्टर जो इसमें पढ़नी है हमको, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्योंकि किसी भी चीज़ की एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमको उसकी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो चाहे वो सॉलिड मैकेनिक्स हो, किसी भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हमें चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस, उसके बिहेवियर के बारे में तभी तुमको पता चलेगा जब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, देन जब प्रॉपर्टीज पता चलेगा, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। शेयर, फिर जो सेकंड चैप्टर होता है उसमें हम शेयर फोर्स एंड बाइंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि शेयर फोर्स होता क्या, बाइंडिंग मोमेंट होता क्या है। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर। कुछ थ्योरी होते हैं फेल्योर के, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, कौन कौन से थ्योरी हैं वो हम जब वो पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में देखेंगे। फिर पांचवा चैप्टर जो हमारे पास आ जाता है वो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। बीम होते हैं जो होते हैं डिफ्लेक्ट करते हैं, उनके कौन कौन से मेथड होते हैं, उसको जो डिफ्लेक्शन होते हैं, कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है बीम में, इसको कैलकुलेट करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। देन प्रेशर व्हीसिल होता है, छठा चैप्टर जो हमारे पास प्रेशर व्हीसिल है। देन सातवां चैप्टर जो हमारे पास टॉर्सन एंड शाफ्ट होते हैं। आठवां चैप्टर शेयर सेंटर। नौवां चैप्टर कॉलम्स के बारे में पढ़ने, कॉलम्स जो होते हैं किस किस टाइप की कॉलम होती है, लॉन्ग कॉलम होती है, शॉर्ट कॉलम होती है, कौन कौन सी कॉलम्स को कौन कौन सी थ्योरी के बेस रख के उसको हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट चैप्टर हमारे पास हो जाते हैं वो है स्प्रिंग्स के बारे में हमको पढ़नी है। तो ये हो गया एक जो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का ओवरव्यू कि हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर में। तो ये सिलेबस है और ये जितने सारे जो होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने सारे एग्जाम होते हैं जैसे कि आपको गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, SSC JEE हो गया, जितने सारे एग्जाम होते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो इंपॉर्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका वेटेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, जितने सारे एग्जाम होते हैं तो जितने सारे एग्जाम होते हैं जो भी जितने सारे एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बेटा आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, यदि आप बोलते हो कि सर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आप पूछता है कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलते हो कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो होता है कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंटरव्यू होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करके और एकदम जो है एक इंटरव्यू लेवल तक की स्टडी करेंगे इसमें। अब जो हमको देखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो सिंपली यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होती क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब भी उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा हो, तो उसका जो रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा होगा वही उसकी स्ट्रेंथ है। जब कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स डेवलप करती है तब उस रिस्पॉन्स की स्टडी की जाती है। जब कोई भी बॉडी रिस्पॉन्स डेवलप करती है तब उस रिस्पॉन्स की स्टडी की जाती है। अलग अलग क्राइटेरिया के बेस रख के हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। वो कौन कौन से बेस होते हैं, वो स्टिफनेस या फिर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को क्या बोल देते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स में जो है हमको इसका जो यदि हम संधि विच्छेद कर दे, सॉलिड
और सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा मैकेनिक्स। तो सॉलिड का मतलब हो जाता है कंपैक्ट बॉडी और मैकेनिक्स का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट। ठीक है, तो कंपैक्ट बॉडी का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक बॉडी है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एकदम बढ़िया सा गोल गोल सा मॉलिक्यूल्स है, वो एकदम पास पास है, कंपैक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, एक कंपैक्ट बॉडी हो गया। कंपैक्ट बॉडी मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो है एकदम पास पास है, ये पास पास है। और जो हमारे पास मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको पूछे कि व्हाट इज सॉलिड मैकेनिक्स, तो सॉलिड मैकेनिक्स मीन्स सॉलिड मैकेनिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ ए डिफॉर्मेबल बॉडी। आपसे कोई पूछे कि बेटा सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर सॉलिड मैकेनिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ ए डिफॉर्मेबल बॉडी। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो डिफिनीशन होती है, क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल is branch of applied mechanics that deals with the behavior of solid body is subjected to various types of loading and internal force developed due to these loading. In strength of materials, we study the internal resistance developed due to determination of elastic body under the action of load. हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्या करते हैं, बॉडी का जो है जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस को किस किस टाइप से हैंडल कर सकती हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं। तो कौन कौन से एजम्पशन लेते हैं, जब भी मतलब किसी भी मटेरियल्स की एनालिसिस करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हम लोग कुछ एनालिसिस एजम्पशन लेके चलते हैं एनालिसिस करने के लिए, तो वो कौन कौन से एजम्पशन होते हैं। जो पहला एजम्पशन होता है कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड इलास्टिक। पहला एजम्पशन जो होता है क्या होता है, मटेरियल्स इज होमोजीनियस एंड इलास्टिक। तो बेटा होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सेम प्रॉपर्टीज एट एवरी पॉइंट, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसी भी पॉइंट पे सेम होगी। यदि होमोजीनियस मटेरियल्स है, कोई भी होमोजीनियस मटेरियल्स है, तो किसी भी पॉइंट पे उस मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो जाता है बेटा, आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई भी मटेरियल यदि आइसोट्रॉपिक है तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो किसी भी डायरेक्शन में सेम होगा, किसी भी डायरेक्शन में सेम होगा। प्रॉपर्टीज आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा जो एजम्पशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी एनालिसिस फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ओनली। सेकंड जो एजम्पशन लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, इस सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो प्रिंसिपल होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वेरियस लोडिंग, if member is subjected to various loading, then the resultant deformation will be equal to the algebraic sum of the deformation caused by the individual force acted on the member। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर यदि यहाँ पे मान लेते हैं P1 फोर्स लग रही है, यहाँ पे कोई फोर्स P2 लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोई फोर्स जो है वो P3 लग रही है, P3 फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जो टोटल जो डिफॉर्मेशन होगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो ये फोर्स जो लग रही है, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम जो होगा, समेशन ऑफ ऑल, जितना भी P1 ये P2 हो गया और ये P3 हो गया, तो टोटल जो होगा कितना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड P1 प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड P2 प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू P3। तो जो ये सुपरपोजिशन थ्योरम ये करता है, किसी भी बॉडी पे यदि अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसका जो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल पे जो फोर्स लगने के कारण जो उसमें डिफॉर्मेशन होगा उसका समेशन होता है, वही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वेरियस लोडिंग, देन the resultant deformation will be equal to the algebraic sum of the deformation caused by the individual force acted on the member। ये क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है। जो थर्ड एजम्पशन हम लोग लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज निग्लेक्टेड। इसका मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स लगता है तो एरिया चेंज होता है।
तो जो एरिया होता है ट्रू स्ट्रेस का मतलब जो होता है एक्चुअल, जो पहले एरिया कुछ और थी और जब फोर्स लग गई, फोर्स लगे, मान लेते हैं पहले एरिया ये थी, अब फोर्स लगने के बाद एरिया जो है कुछ ये हो गई, मान लो कंप्रेसिव फोर्स लग रही थी इसके ऊपर, तो एरिया ये हो गई। तो इसका जो ओरिजिनल एरिया होगा, इस पर जो भी फोर्स लग रही होगी उसका जो ओरिजिनल एरिया होगा, ये तो ओरिजिनल नहीं हुआ ना, ओरिजिनल तो ये एरिया हो गया ना कि फोर्स लगने का बॉडी का जो एरिया है वो कैसा हो गया। तो ओरिजिनल एरिया जो होगा उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। ए नॉट जो होता है ओरिजिनल एरिया, जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेस जो होता है, मतलब ट्रू जो होता है, एक्चुअल एरिया जो होता है, जो लोड लगने के बाद जो या तो फिर एक्सपांशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, या तो फिर ये बॉडी एक्सपांड कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जो भी फोर्स लग रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जो फोर्स लगने के बाद जो एरिया होगा वो एरिया होता है, क्या होता है, एक्चुअल एरिया। और उस स्ट्रेस को बोल देते हैं हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस, और स्ट्रेन को बोल देते हैं हम लोग एक्चुअल स्ट्रेन। तो वो जो हमारा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन होता है उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग इसमें निगलेक्ट करके चलते हैं। तो ये कुछ एजम्पशन था जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लेके चलते हैं। जब भी हम इसका एनालिसिस करते हैं तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं। किसी भी चीज़ की जो फेल्योर होती है, किसी भी बॉडी की जो फेल्योर होगी जनरली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बीम है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बीम है, ये फेल हो सकती है, समझना यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि बेटा ये बीम है, ये फेल हो सकती है, तो फेल होने का मतलब हमेशा दो चीज़ें होती है। फेल होने का मतलब हमेशा दो चीज़ें होती है। फर्स्ट थिंग is that failure can be on the basis of a strength criteria and second failure can be on the basis of stiffness criteria। कोई भी जो बॉडी है वो दो तरीके से फेल माना जाएगा, दो तरीके से फेल हो सकती है। पहला जो होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब होता है सिंपली कि उसकी ताकत कैसे जानेंगे, तो उसको तोड़ के जानेंगे कि कितनी फोर्स पे वो टूट गया, वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। और जो दूसरा होता है स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफनेस क्राइटेरिया का मतलब होता है डिस्ट्रॉयसन। कोई भी मेंबर जो है डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयसन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयसन का मतलब ये हो जाएगा कि मटेरियल या तो बेंड हो गया, ट्विस्ट हो गया, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, क्रैक्स आ गए, ये सब किस में आ जाते हैं, डिस्ट्रॉयसन में। तो देखिए एक जो था इस बीम पे मान ले लोड लगाए तो ये क्या होगा, सीधे सीधे ये टूट गया। तो इसका मतलब ये कौन से बेसिस पे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ थी जिस भी लोड पे टूट गई, टूटने से पहले जितना भी लोड को वो वियर किया होगा, झेला होगा, यही इस बीम की स्ट्रेंथ कहलाएगी। और दूसरा क्या होगा, जब हम लोड लगाए तो ये बीम टूटी नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेंडिंग आ गई। तो जिस भी फोर्स पे ये बीम बेंड होने लगे वही इस बीम की ताकत होगी, यही इस बीम की ताकत होगी। मतलब इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग, मतलब बेंडिंग में इस बीम की ताकत कितनी होगी, जब बेंड होने से पहले जो भी फोर्स होगा, वही फोर्स जो होगा वही इसकी बेंडिंग ताकत कहलाएगी। तो कोई भी मटेरियल जो होगा वो दो तरीके से फेल हो सकती है। कौन कौन से तरीके से फेल हो सकती है, या तो फिर वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बेसिस पे फेल हो जाएगा, या तो फिर स्टिफनेस क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको फेल माना जाएगा। दोनों ही बेसिस पे कोई भी एक हो तो वो मटेरियल्स को फेल माना जाएगा। तो जब भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो फिर ये वर्केबल नहीं होता है, सर्विसबिलिटी के लिए सही नहीं होता। यदि कोई ब्रिज हो, उसके अंदर ब्रिज में यदि कोई डिफ्लेक्शन आ जाए तो फिर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी हो, या तो टूट जाए या तो फिर डिफ्लेक्शन, बेंडिंग, क्रैकिंग कुछ भी आ जाए तो उसको हम लोग फेल मान के चलते हैं। अब बात ये आती है कि स्ट्रेंथ होती क्या है। तो ये सॉलिड मैकेनिक्स एक्चुअल में है क्या। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक जो है बीम है, ये एक बीम है, इसकी स्ट्रेंथ बतानी है, एक बीम है, इसकी स्ट्रेंथ बतानी है, तो जो बीम के ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा, जो फोर्स लग रहा है, बीम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्सेस यहाँ पे, जो भी फोर्सेस बीम के ऊपर लग रहा है, टूटने से पहले जितना भी फोर्स को ये रजिस्ट कर लेता है, ये टूटने से पहले जितना भी फोर्स को ये रजिस्ट कर लेती है, बेंडिंग होने से पहले जितना भी फोर्स को ये रजिस्ट कर लेता है, वही इस मटेरियल्स की ताकत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो लोगों को धक्का मारना है। एक बंदा जिम जाता है, बहुत बॉडी बना के रखा है, प्रोटीन भी बहुत खाता है। दूसरा बंदा जिम भी नहीं जाता है और खाना भी कम खाता है। दूसरा बंदा जो है जिम भी नहीं जाता है और खाना भी कम खाता है। तो पहले मुझे उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई ना, पहले मुझे उस बंदे की प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये बंदा जिम भी नहीं जाता, खाना भी कम खाता है, और दूसरा बंदा जो है जिम भी जाता है और प्रोटीन भी खूब खाता है। इसका मतलब मुझे किसको पुश करना इजी होगा, जो बंदा जिम नहीं जाता है, उसको पुश करना इजी होगा, क्योंकि खाना भी कम खाता है और
खाना भी कम खाता, उसकी प्रॉपर्टी मैंने पता कर ली, उसकी प्रॉपर्टी मैंने पता कर ली। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इट मीन्स दैट in order to study of response or behavior of any things, you have to first make yourself understand about the properties of that particular things. Things can may metal or anything, कुछ भी हो सकता है। किसी की रिस्पॉन्स और बिहेवियर को जानने से पहले उसका नेचर और प्रॉपर्टी को पता करोगे। ये हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बेसिक, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। कंसेप्ट बना के रखिएगा तो रिवाइज करने में आसान होगा। अब मुझे ये पता चल गई कि बेटा किसी भी चीज़ की यदि स्ट्रेंथ पता करनी है, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ पता करनी है, उससे पहले हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी ना, स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी स्टडी? क्योंकि हमको उस बॉडी की रिस्पॉन्स जाननी है। यहाँ पे जो आप स्टडी करने वाले हो उसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉलिड मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले हैं। जो सॉलिड मैकेनिक्स होता है उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टम अप्रोच बोल देते हैं। तो सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि द मैटर इनसाइड द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बट बाउंड्री कंडीशन में चेंज। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम लोगों ने सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स मीन्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ मोशन और मूवमेंट ऑफ एनी सॉलिड बॉडी। तो आप बोलोगे कि सर सॉलिड बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर मूवमेंट कैसे होगा? तो बताते हैं। देखो कि ये हमारा कोई सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर ये जो है मॉलिक्यूल्स फील है, कंपैक्टेड हैं। तो कितना बढ़िया, गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं, इसके एकदम अटैच हैं। लेकिन सर ये तो बता दो कि सॉलिड का मोशन कैसे हो जाएगा? यदि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है, ये क्वेश्चन आ रही है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पूछा करो ये क्वेश्चन। तो समझो, देखो कैसे जो है इसका जो मूवमेंट होगा वो समझो। देखो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बढ़िया मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये बॉडी जो होगा, ये मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, बट ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है। बाउंड्री कंडीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो तो सेम है, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन जब हम इसको खींच रहे हैं, मान लेते हैं एक रबर ले लो, एक मोटी सी ये रबर ले लो, इसको इधर खींचोगे तो क्या होगा कि एक साइड से ये पतला होता जाएगा और एक साइड से लंबा होता जाएगा। मतलब क्या कि इसके अंदर जो है वो बाउंड्री कंडीशन चेंज हो रही है, मॉलिक्यूल्स जो है उतना ही प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो है आप सॉलिड बॉडी के मूवमेंट की स्टडी करते हो, ना कि मोशन की। ये जो है मोशन नहीं हो रही है इसके अंदर, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर जो है ये मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है इसके अंदर। लेकिन जो सॉलिड बॉडी होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जो होते हैं मोशन की स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम मूवमेंट ऑफ सॉलिड बॉडी की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, सॉलिड बॉडी की। या तो ये लेंथ जो होगा, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बट ये जो होगा मॉलिक्यूल्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो सकता है। लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर जाना, बैंड कर जाना, ट्विस्ट कर जाना, ये भी एक सर्टेन टाइप की फेल्योर ही होती है। तो ये जो बॉडी होती है, मॉलिक्यूल जो होती हैं ये सेम रहेगी, बट ये बाउंड्री कंडीशन चेंज होगा। तो सिस्टम अप्रोच से इसको हम पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच यही कहती है कि बाउंड्री कंडीशन चेंज हो सकती है, बट मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो होता है, ये जो होता है, इसमें हम मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो मूवमेंट जो होता है पूरे बॉडी का कराते हैं। देखिए ये पूरे बॉडी मूव हो रहा है ना, कि यहाँ पे अब देखिए बाउंड्री कंडीशन चेंज हो रहा है, कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो बाउंड्री कंडीशन चेंज हो रहा है। एक तरफ से जो है ये पतला होता जा रहा है, एक तरफ से लंबा होता जा रहा है। तो इसमें जो होता है हम मूवमेंट पूरी बॉडी का करा सकते हैं, बॉडी का मूवमेंट जो है पूरे बॉडी का करा सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स का नहीं करा सकते हैं। हम जो है इसमें सॉलिड मैकेनिक्स में जो है जो मूवमेंट होता है पूरे बॉडी का होता है, ना कि मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका मूवमेंट नहीं होता है। तो जो सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स का जो स्टडी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, सिस्टम अप्रोच से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे हमको क्या करनी है, सॉलिड बॉडी की स्टडी करनी है। तो सॉलिड बॉडी का मीन्स क्या हो जाता है, मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज जाननी है हमको, उसके बिहेवियर के बारे में जानना है। तो जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है
जितने सारे मटेरियल्स होते हैं, जो उनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइल्ड स्टील। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है। इसका जो बहुत सारी क्वालिटी होती है, इस मटेरियल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है बहुत सारी क्वालिटी होती है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसकी जो क्वालिटी होती है, सबसे पहली जो होती है लाइट वेट होता है, बहुत ही लाइट वेट, हल्का होता है, जिस कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो होता है वो सेम होता है। कैसा होता है, कंक्रीट के जैसा। जितना कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपांसन होगा उसी वैसा ही थर्मल एक्सपांसन किसका होगा, होता है माइल्ड स्टील का होता है। मतलब थर्मल एक्सपांसन जो होता है वो भी सेम होता है, और इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो भी सेम होता है, किसका, कंक्रीट और जो हमारे पास माइल्ड स्टील है उसका, दोनों का। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन का मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज करेगा तो ये बॉडी जो है एक्सपांड करेगा। ये बॉडी जो है ये मान लीजिए फैलना चाहेगा, एक्सपांड करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। तो इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट होगा, ये रेनफोर्समेंट जो स्टील डाल के हम लोग रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि जब एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा तो थर्मल एक्सपांसन, जब इन दोनों मटेरियल्स का कंक्रीट और स्टील जो है इसका सेम है, तो क्या होगा कि जब एक्सपांसन होना होगा तो जितना ही एक्सपांसन ये स्टील का होगा उतना ही एक्सपांसन कंक्रीट का होगा। तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बनी रहेगी। यदि थर्मल एक्सपांसन दोनों का अलग अलग रहेगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो जैसे कि मान लीजिए थर्मल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो वो अपने अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जो एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन होगा उस मटेरियल के बीच में, यदि थर्मल एक्सपांसन दोनों मटेरियल का अलग अलग होगा तो उसका कारण क्या होगा, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी। जब बॉन्डिंग टूट जाएगी तो कोई भी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होगा वो वीक हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ही कम लोड पे कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज दोनों मटेरियल जो है अलग अलग टाइप से बिहेव कर रहा है, इंडिविजुअल बिहेव करेगा, ठीक है। तो मटेरियल्स फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसका जो है थर्मल एक्सपांसन जो होता है, थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट वो सेम होता है कंक्रीट के जैसा, इलास्टिक मॉडुलस भी सेम होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मैच करता है कंक्रीट के साथ, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक माइल्ड स्टील का एक छोटा सा जो होता है एक टुकड़ा लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटीएम में रख के फिर उसको टेस्ट करते हैं। यूटीएम का मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल फोर्स लगाते हैं। एक्सियल फोर्स का मतलब जो होता है जो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इन सब जो होता है तो हम माइल्ड स्टील को यूटीएम में रखते हैं, स्ट्रेन जो है डेवलप कराते हैं और स्ट्रेस को जो हम लोग मेजर करते हैं कि कितना स्ट्रेन इसमें होता है तो कितना स्ट्रेस ये डेवलप करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उससे पहले जो हम लोगों को उन स्टडी करने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म होते हैं उसके बारे में हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि हमको जो माइल्ड स्टील का ग्राफ जो बनाना है वो किसके बीच में बनाना है, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में बनाना है। उससे पहले जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे माइल्ड स्टील का, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है उसके बारे में बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव इन नेचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लोड। ये स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस और प्रेशर दो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो स्ट्रेस होती है वो क्या होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, मतलब फोर्स, एफ का मतलब फोर्स और ए का मतलब एरिया। एरिया कौन सा होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। जब भी किसी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा उस बॉडी का, वही हम क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, कि उसके ऊपर जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर तो उस मटेरियल का जो होगा लेंथ जो होगा चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स के नेचर पे। यदि हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिक्रीज करेगा, यदि हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ एल है अभी। जब हम इसके अंदर जब हम फोर्स लगा दिए तो ये जो है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाए तो ये जो होगा कुछ, ये जो मटेरियल्स होगा कुछ ऐसा एक्सपांड कर जाएगा, ऐसा एक्सपांड कर गया, ठीक है। तो ये एक्सपांशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये मान लो डेल L/2 और ये इधर भी डेल L/2,
ठीक है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल लेंथ था एल प्लस डेल एल बाई टू प्लस डेल एल बाई टू, तो क्या हो जाएगा डेल एल। तो जो हमारा ओरिजिनल लेंथ, ये जो चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल एल। तो स्ट्रेन यही कहता है चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो था एल नॉट, तो स्ट्रेन होता है, यही स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये चीज़ें कुछ थी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, जिसको जानना जरूरी था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है फॉर माइल्ड स्टील, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि उसको प्लॉट कैसे करते हैं, और जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी डिटेल में करेंगे। तो ये सब चीज़ें, जितना सारा चीज़ अभी तक हमने बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, या फिर स्टिफनेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन कौन से बेसिस पे मटेरियल्स फेल हो जाते हैं, कब फेल मानी जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होती क्या है, जो होता है उसको कौन से अप्रोच से पढ़े जाता है, सिस्टम अप्रोच होता है क्या, इन सब के बारे में हम लोग, जो बेसिक चीज़ें थी इनके बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया। ठीक है, ये बेसिक जो कंसेप्ट था आज क्लियर हो गया, और ये जो थी बेसिक चीज़ें जानना जरूरी थी। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेन कर्व होता है, फॉर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि होता क्या है और कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।